प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक योगेश राठौड़ आज आपको कक्षा छठी का प्रश्नावली 2.2 पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बोर्ड पर सवाल लिखा हुआ है, मैं पढ़ के देता हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। फिर से सुनिए, उपयुक्त क्रम में लगाकर, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात करना है, केवल योग ज्ञात नहीं करना है। अगर हम इन तीनों संख्या को हम जैसे जोड़ते हैं, अगर वैसे जोड़ेंगे तो भी हमारा उत्तर वही आएगा। लेकिन प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, उपयुक्त क्रम, तो हम पहले क्रम में लगाना है, फिर जोड़ना है। तो पहले हम देखते हैं, हमारे पास तीन संख्या दे रखी है। एक दे रखा है 837, एक दे रखा है 208 और तीसरी संख्या है हमारे पास 363। अब क्रम में जमाना है तो हमको इस प्रकार से क्रम में जमाना चाहिए कि हमारे शून्यों की संख्या ज्यादा हो, यानी कि हमारा सरल एक भाग जो है वो सरल हो जाए, ताकि हम उनको आसानी से जोड़ सके, जल्दी से हम उसे जोड़ सकें। अब हम यहाँ देखते हैं, इसकी इकाई का अंक 7 है, इसके 8 है और इसका 3 है। इकाई का अंक 8 से हम स्टार्ट करते हैं, इकाई है तो इकाई में 3 है, 8 है और 7 है। अब अगर हम 7 में 8 जोड़ते हैं तो हमारे पास 15 होता है, यानी कि इकाई में हमारे पास शून्य नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 7 में अगर 3 जोड़े तो हमारे पास शून्य आ जाएगा, तो हम इसको पहले क्रम में जमाते हैं। तो 837 लिखा हमने और 363 को हम आगे लाए क्रम में और 208 को हम पीछे। आपको पता है कि योग में जोड़ में हम किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, तो संख्या का उत्तर बदलता नहीं है। अब हम इन्हें जोड़ते हैं, 7 में 3 10 0 असला 1, 7 और 3 10 0 असला 1 और फिर 3 और 4 और 8 12, 1200 इधर का हमारा जोड़ आ गया। और फिर 208 जो हमारा आखिरी में था, इसे हम लास्ट में जोड़ेंगे, तो हमारा 1200 और 208 कितना हो गया, 1408। इस प्रकार हमने इस सवाल को क्रम में लगाया, पहले क्रम में जमाया, उसके बाद हमने इसको हल किया। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, 1962 प्लस 453, 1538 और 647। यहाँ पर हमारे पास 4 संख्या है, तो हम 2-2 के क्रम में उसे जमाएंगे। अब हम देखते हैं, इकाई का अंक यहाँ पर 2 है, 2 में अगर 3 जोड़ते हैं तो शून्य नहीं आता है, लेकिन 2 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास शून्य हो जाएगा। तो हमने 1962 और 1538 को पहले क्रम में जमाया। दूसरे क्रम में हमारे पास बच गया 453 और 647, 453 और 647। इनको हमने दूसरे क्रम में जोड़ा, तो पहले वाले को जोड़ा हमने तो हमारे पास आया 3500 उत्तर। दूसरे वाले को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 1100। अब 3500 और 1100 को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 4600। इस प्रकार हमने ये दोनों सवाल क्रम में जमाए और उसके बाद हल किए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमें कहा गया है कि उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभी हमने क्रम में लगाकर योग ज्ञात किया है, अगले सवाल में हम गुणा ज्ञात करेंगे। देखते हैं अगला सवाल। हमारा दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं दूसरे का है, हमें दिया गया है 2 × 1768 × 50। 2 × 1768 × 50। अब यहाँ पर हमको क्रम में जमाना है, तो हम ऐसे से क्या क्रम में जमाएंगे। यहाँ पर भी शून्य अधिक से अधिक हमारे पास हो, ताकि हम गुणा अगर शून्य के माध्यम से करते हैं तो हमारा सवाल आसान हो जाता है, और छोटी संख्या को पहले जमाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा गुणा में। तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 और हमारे पास 0 वाली संख्या क्या है, 50। हम पहले इनका गुणा करेंगे और फिर तीसरी संख्या जो है हमारे पास 1768। कोष्टक का मतलब भी गुणा ही होता है, अगर कोष्टक हटाएंगे तो गुणा ही होता है, लेकिन मैंने यहाँ फिर भी गुणा का चिन्ह लगाया। अब 2 में 50 का गुणा करेंगे तो हमारा 100 हो गया और इस तरफ हमारा 1768। अब हम जानते हैं इसका गुणा हम आसानी से कर सकते हैं कि अगर शून्य 2 है तो इस उत्तर के पीछे हम क्या कर सकते हैं, शून्य लगा सकते हैं। तो 1768 के पीछे हम 2 शून्य लगाएंगे, तो आपने देखा हमारा सवाल बहुत आसानी से हो गया। अब हम देखते हैं इसका बी वाला भाग में हमें दिया है 4 × 166 × 25। ये हमारा बी वाला सब प्रश्न है, दूसरे का बी। अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर 4 और 25, तो 4 और 25 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आसानी से हो जाता है गुणा। तो 4 और 25 को क्रम से जमाएंगे पहले, उसके बाद हमारे पास 166। 4 में 25 का गुणा करेंगे हमारे पास आएगा 100 और दूसरे 166। अगर हम इनका गुणा करते हैं तो आसानी से हो जाएगा, पीछे 2 शून्य है, यह हमारा आंसर आ गया। इसके बाकी के सवाल मैं पीडीएफ में आपको भेज रहा हूं। अब हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 3। सारे सवाल मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, 2-2 सवाल मैं आपको बता रहा हूं, बाकी हम इन सवालों की आपको पीडीएफ भेजेंगे। प्रश्न नंबर आप 3 देखेंगे।
सारे सवाल एक जैसे हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, तीसरे का पहला, 297 गुणित 17, उसके बाद प्लस 297 गुणित 3। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया हमें? मान ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 297 दिया है, उसका गुणा हमें 17 से करना है। यहाँ पर 297 दिया है, उसका गुणा हमें 3 से करना है। यानी कि 297 दोनों में कॉमन है, दोनों में एक जैसा है, और 17 और 3 हमारा अलग है। तो अगर हम इसको इस प्रकार से करें, 297 को हम एक बार लिख देते हैं और 17 प्लस 3, इस प्रकार से हम इसे करेंगे। अब 297 हमारा बाहर है, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20, कोष्ठक का गुणा। अब 297 में हमको किसका गुणा करना है? 20 का। हम गुणा करते हैं तो इसका उत्तर आएगा 5940 का उत्तर आएगा हमारा 5940। अगर हम इसको आप देखना चाहें, अगर आप 297 में 17 का गुणा करेंगे और फिर 297 में 3 का गुणा करेंगे और दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका यही उत्तर आएगा। लेकिन इसको हम आसानी से जल्दी करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। एक सवाल और हम देख लेते हैं, इसका भी बी वाला में हमें दिया गया है 54,279 गुणित 92 प्लस 8 और गुणित 54,279। ये सवाल हमें दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 54,279 एक जैसा है, तो हम इसे लिख लेंगे 54,279। अब हमारे पास क्वेश्चन मिल जाएगा 92 प्लस 8, इसे हम लिखते हैं 54,279 वापस से, और 92 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। अब अभी हमने जिस प्रकार से किया था, आप जानते हैं कि 0 अगर हो तो हम उसके पीछे जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकें और बड़े सवालों को छोटे विधि के साथ जल्दी से आंसर ला सकें। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। अभी जो सवाल हमने किया इसका थोड़ा विपरीत तरीके से है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 4 दिया था तो हमने इस प्रकार बनाया। अब उस सवाल में हमको इस प्रकार का हमें बनाना पड़ेगा। देखते हैं अभी चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमें दिया गया है, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका ये वाला हम देख रहे हैं 738 गुणित 103, 738 गुणित 103 इस प्रकार का दिया गया है। अब हम देखिए इस सवाल को, अगर हम 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। 100 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 103। समझ में आया ना? 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो 738 का गुणा 100 में भी हो रहा है और 738 का गुणा 3 में भी। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 738 गुणित 100 प्लस 738 गुणित 3। तो इस प्रकार का हम सवाल हल करेंगे। उसके बाद इनका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट हम इसका गुणा करते हैं, वही आंसर आएगा। 738 में 100 का गुणा करेंगे तो 738 दो 0 है प्लस 24 की 4 हासिल है 2, 3 3 और 2 11 की हासिल है 1, 3 2 21 और 1 22। अब हम इन्हें जोड़ते हैं तो 4 1 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1, 8 और 2 जोड़ेंगे 10 के 0 हासिल है 1 और 2 3 और 3 6 यानी कि 76,014। ये हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार आपको ये सारे सवाल करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने उसी टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उस दिन पेट्रोल पर कितना व्यय उसने किया। देखिए इस सवाल को समझते हैं पहले। आप सब लोगों ने गाड़ी देखी होगी, आपने घर में भी गाड़ी होगी,
तो उसमें हम लोग पेट्रोल भरवाते हैं। अगर हम उसका हिसाब रखें कि कल हमने इतना भरवाया था, अगले दिन हमने कितना भरवाया था, तो हमको कैसे करना पड़ेगा। मान लो कल हमने 10 रुपये का भरवाया, अगले दिन फिर 10 का, यानी कि कुल हमारा 2 दिन में कितना खर्चा हो गया, 20 रुपये का। और अपने को उसका मूल्य भी पता होना चाहिए कि पेट्रोल 1 लीटर का मूल्य कितना है। तो इस प्रकार हमको दिया गया सवाल में। अब हम देखते हैं 5वां सवाल में। सबसे पहले हम देखते हैं टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टैंक में सोमवार को कितना भराया। तो हम लिखेंगे सोमवार को पेट्रोल भरवाया, सोमवार को पेट्रोल भरवाया। सोमवार को पेट्रोल कितना भरवाया इसमें, 40 लीटर। तो यह लिखेंगे बराबर 40 लीटर। अब मंगलवार को पेट्रोल भरवाया है, अगले दिन यानी कि मंगलवार, सोमवार के अगले दिन क्या आता है, मंगलवार। तो हम लिखेंगे मंगलवार, मंगलवार या अगले दिन भी हम लिख सकते हैं। मंगलवार को पेट्रोल भरवाया। मंगलवार को कितना पेट्रोल भरवाया इसने, 50 लीटर। तो हम लिख देंगे 50 लीटर। ठीक है, सोमवार को 40 भरवाया, मंगलवार को 50। तो हम देखते हैं कुल पेट्रोल कितना भरवाया 2 दिन में मिलाकर इसमें। तो हम लिखेंगे कुल पेट्रोल भरवाया। कुल पेट्रोल कितना भरवाया टोटल हम देखते हैं, 40 और 50 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 40 और 50 जोड़ेंगे तो 90। कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 लीटर। ठीक है, 2 दिन में मिलकर इसने कितना पेट्रोल भरवा लिया, 90। अब 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है हमारे पास, 44। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखते हैं 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है हमारे पास, प्रश्न में दिया गया है 44 रुपए। ठीक है, तो हमारे पास कितना पेट्रोल है टोटल, उसने कितना डलवाया है, 90। तो 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य, 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे हम लोग। तो 44 में 90 का हम लोग गुणा करेंगे, 3960 रुपए। हम क्या लिखेंगे इसको, रुपए। यहाँ पर भी हमको लिखना पड़ेगा रुपए। ठीक है, ये रुपए का साइन है हमारा। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 3960 रुपए। आया समझ में आपको। अगला सवाल देखते हैं, ये भी इसी प्रकार का है। यहाँ पर हमारे पास एक दूध वाला है, क्या है, दूध वाला। पहले पेट्रोल भरवाया था, अब दूध के बारे में प्रश्न है। कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है, यानी कि होटल में जाकर दूध दे रहा है। एक दूध वाला कितना दे रहा है, सोमवार को 32 लीटर, और शाम को सुबह देता है 32 लीटर, और शाम को उसी दिन कितना देता है, 68 लीटर। इसी प्रकार का प्रश्न है हमारे पास। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दूध वाला होटल में सुबह दूध देता है। तो हम लिखेंगे दूध वाला सुबह होटल में, दूध वाला सुबह होटल में जाकर दूध देता है। कितना देता है सवेरे को, 32। कितना देता है, 32 लीटर। ठीक है, अब ये एक आपस में लिखेंगे हम, दूध वाला। अब शाम को, ये क्या था सुबह, अब हमारा क्या है, शाम को। तो हम यहाँ पर शाम लिख देंगे, बाकी पूरा ऐसा कैसा उतारेंगे। शाम को दूध कितना देता है वो, 68। तो हमारा कुल मिलाकर कितना हो गया, 100 लीटर। कितना हो गया, 100 लीटर। 32 और 68 कितना हो गया, 100 लीटर। अब 1 लीटर मूल्य का, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर हमारा दूध का मूल्य दे रखा है प्रश्न में 15 रुपए। सॉरी, चिन्ह बदल गया अपना, 15 रुपए। अब 15 रुपए दे रखा है, तो हमें कितना लीटर, हमारे पास कितना लीटर दूध है, 100।
तो 100 लीटर दूध का मूल्य निकालेंगे। तो 100 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर का मूल्य हमें दिया गया है 15, हमारे पास है 100, तो 100 में हम 15 क्या करेंगे गुणा, यानी हमारे पास आ जाएगा 1500। कितना आ जाएगा हमारे पास 1500। इसका आंसर हमारा हो गया 1500। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तो सही जोड़ी है, ये आपको हम पीडीएफ भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.3 पे आ जाइए, प्रश्नावली 2.3। 2.3 में हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसे शून्य से निरूपित नहीं होगा, यानी कि कौन सा हम हल करें तो शून्य नहीं आएगा। हमारे पास प्रश्न दिया गया है, आप किताब में देख सकते हैं। तो 1 + 0, 1 + 0 जो है पहला आंसर वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 1 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, ना कि 0। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला। दूसरा देखते हैं हम 2.3 का प्रश्न नंबर 2। अब हम देखते हैं प्रश्न 2.3। पहला सवाल अभी मैंने आपको बताया कि हमारा इसका ए वाला आ जाएगा उत्तर। अब हम दूसरा देख रहे हैं 2.3 का प्रश्न नंबर 2। 2 में क्या कहा गया है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही संख्याएं शून्य होना चाहिए। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि दोनों में उत्तर 0 आएगा। किस प्रकार देखिए, उदाहरण देखते हैं हम लोग। हम उदाहरण देखते हैं, इस चीज को प्रूव करते हैं कि कैसे हो सकता है। देखो, अगर हम 2 में 0 का गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा, 3 में 0 का गुणा करते हैं तो भी 0 आएगा, हम 5 में 0 का गुणा करते हैं तो भी 0, यानी कि अगर 2 में से एक संख्या 0 है तो हमारा उत्तर 0 ही आ रहा है। अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हम 0 में 0 का गुणा करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा 0। तो अगर दोनों में से एक भी संख्या 0 है तो हमारा उत्तर क्या आएगा 0, यानी कि 0। ठीक है, अब हम देखते हैं 2.3 का प्रश्न नंबर 3। यदि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अगर एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 1 होगी। हम जैसे कि मान लो 5 गुणित 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5, 4 गुणित 1 करेंगे कितना आएगा 4। तो यानी कि एक उत्तर लाना है अगर हमको तो दोनों ही संख्या 1 होना चाहिए। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि दोनों का उत्तर क्या होना चाहिए 1 गुणित 1। ठीक है, इसकी हम आपको पीडीएफ बताएंगे कैसे लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। वितरण विधि अभी हमने जो किया था सवाल वो वितरण विधि से ही था, पर इसको एक बार और देख लेते हैं हम लोग। इसके ऊपर जो हमने 2.2 में जो सवाल किए थे वो वितरण विधि से हम कर चुके हैं, पर एक सवाल मैं आपको और बता रहा हूँ। चौथे का पहला देख लीजिए आप। 728 गुणित 101, 728 गुणित 101 ये सवाल आपको दिया गया है और आपको वितरण विधि से इसको करना है। अभी मैंने आपको समझाया था कि 728 को कैसे लिखते हैं, जो 101 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 + 1। क्या लिख सकते हैं 100 + 1। 100 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 101 ही आएगा। अब यहाँ पर हम 728 का गुणा पहले 100 में करेंगे, फिर हम 728 का गुणा 1 में करेंगे। 728 का गुणा अगर हम 100 में करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 जीरो हम जोड़ देंगे पीछे, और 728 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 728। इनको हम अगर जोड़ते हैं तो 8 2 5 1 73,528 हमारे पास उत्तर आएगा। आज हमने 2.3 भी कंप्लीट कर ली है। इसकी पीडीएफ आपको हम भेज रहे हैं। आज अपना 2 पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।